हेलो एवरीवन और वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और हम लोग कंप्लीट कर रहे थे पॉलिटी की लेक्चर सीरीज, फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे हम लोग उसमें। और हम लोग लास्ट में एकदम आ पहुंचे हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। फिर उसके बाद एक आर्टिकल और आएगा, वो आर्टिकल देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर वो आर्टिकल नहीं है तो फिर सारे राइट्स आपके बेकार हो जाते हैं। तो वो आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है और वो आप जरूर देखिएगा, आर्टिकल 32। ठीक है। और आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो पॉलिटी से रिलेटेड, किसी भी आर्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल लिखिए और डिस्कस करिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 29 देखिए, ये बुद्ध जी बुद्ध हैं और इनके बारे में मैं आपको एंशिएंट इंडिया में डिटेल में बताऊंगा। देखिए, ये बोलते हैं कि पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डोंट सीक इट विदाउट। इसका मतलब क्या है? देखिए, पीस जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है और हर पर्सन के पास एबिलिटी है कि वो पीस को फाइंड कर सके अपने थॉट्स से। कि आपके थॉट्स ही तो हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो आपको इन थॉट्स को ही इम्प्रूव करना है डे बाय डे। ठीक है, आप किसी दूसरे पर्सन में पीस नहीं ढूंढ सकते हैं, आपको अपने आप में ही उसको ढूंढना पड़ेगा, अपनी सोल में ही ढूंढना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर सुबह मेडिटेशन किया करिए, दिन में एक बार टाइम निकाल के 15 से 20 मिनट, और आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा उसका। ठीक है, और जब माइंड काम होता है ना तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है। एक बार इसको आप लोग ट्राई करके जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 29। देखिए, आर्टिकल 29 कहता क्या है? आर्टिकल 29 कहता है कि कोई भी सेक्शन है अगर किसी सिटीजन्स का या रेसिडेंट है वो इंडिया का, और अगर उसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है या कल्चर है अपना खुद का, ठीक है, तो उसके पास पूरा राइट है कि उसको वो कंजर्व कर सके एज अ सेपरेट आइडेंटिटी। और वो किस पे बेस्ड होगी? वो बेस्ड होगी लैंग्वेज पे, स्क्रिप्ट पे और कल्चर पे। अब सिंस एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हैज दिस राइट, तो जो आर्टिकल 29(1) है वो कन्फर करता है ये राइट दोनों पे, माइनॉरिटी पे भी कंफर्म करता है और मेजॉरिटी पे भी कंफर्म करता है। इसलिए ईच रिलीजन हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट कल्चर। ओके, फिर आर्टिकल 29 है वो एसेंशियली प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस कम्युनिटी का। और ये जो कम्युनिटीज होती है ना, ये फ्री होती हैं कि वो फॉलो कर सकें एनी मींस व्हिच इज नॉट इलीगल, इंक्लूडिंग द राइट टू एस्टैब्लिश इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इट्स सेपरेट आइडेंटिटी। वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि वो लोग कंजर्व कर सकें अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को। और जो आर्टिकल 21 है वो स्ट्रेंथन करता है और प्रमोट करता है नेशनल यूनिटी को। ठीक है, नेशनल यूनिटी को भी वो प्रमोट करता है बाय सस्टेनिंग द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज। सस्टेन करके डाइवर्स कम्युनिटीज को वो प्रमोट करता है नेशनल यूनिटी को। इस रेस्पेक्ट में ये एंडोर्स करता है फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी? देखिए, एंडोर्स करता है फिलॉसफी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, ना कि यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी। ये नहीं प्रमोट करता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रमोट करता है कि सस्टेन करता है डिफरेंट डाइवर्स कल्चर को, इसलिए ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, एम तो है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन अचीव करने का, तो इट सीक्स टू अचीव यूनिटी थ्रू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से यूनिटी को अचीव करना चाहता है ये, नॉट एसिमिलेशन। देखिए, एसिमिलेशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए 4 लोग हैं, ठीक है, एक का कल्चर अलग है और 3 का कल्चर अलग है। ठीक है, मान लीजिए 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। अब देखिए, इन 3 का कल्चर अलग है और इन ए का कल्चर अलग है, तो एसिमिलेशन में क्या होगा ना कि ये ए जो है ये इसके अंदर आ जाएगा, मतलब ये अपना कल्चर धीरे धीरे खो देगा। लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों लोग के कल्चर जो है ना वो एग्जिस्ट करेंगे और किसी का भी कल्चर
जो है वो खत्म नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। हमको इंटीग्रेशन चाहिए, एसिमिलेशन नहीं चाहिए अपने कंट्री के लिए। और ये आर्टिकल जो है ये रिकॉग्नाइज करता है कंपोजिट कल्चर को, दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ वेरियस कल्चर्स दैट हैव मेड इंडिया एज देयर होम। क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स जो हैं वो इंडिया में आए हैं, तो इंडिया इस तरीके से इवॉल्व हुआ है। अब देखिए आर्टिकल 29(2) क्या कहता है, आपको जो भी लिखना हो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें बहुत ही कम हो, जो मैं बता रहा हूँ वो काफी डिटेल में, और जो टर्मिनोलॉजी वगैरह बता रहा हूँ ना उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आप जैसे आगे पढ़ोगे तो आपको हेल्प मिलेगी चीजों को समझने में, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। देखिए आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 कहता है इट सेज नो सिटीजन shall be denied admission in any educational institutions that are wholly owned and maintained by the state। ठीक है, किसी भी सिटीजन्स को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ओन्ड और होली मेंटेन किसके द्वारा किए जा रहे हैं, स्टेट के द्वारा, या वो रिसीव कर रहे हैं एड। कहां से रिसीव कर रहे हैं एड, आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। और किस ग्राउंड में नहीं कर सकता, ऑन द ग्राउंड ओनली, ओनली ध्यान रखिएगा, मैंने ये आपको बताया था टर्म ओनली क्या है, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 30। अब डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 30 कहता क्या है। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज किसको नहीं करता है, वो एथनिक एंड रेशियल माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या कहता है। जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है वो कन्फर करता है राइट्स किस पर, माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर, माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर राइट कन्फर करता है, चाहे वो बेस्ड हो रिलीजन या लैंग्वेज पे। वो स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड बाय डूइंग दिस द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस दैट एस्टैब्लिशिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग educational institution is the most effective means by which a community can conserve its separate identity। देखिए मतलब ये हुआ कि ऐसा करने से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि आप अपने कम्युनिटी की सेपरेट आइडेंटिटी को कंजर्व कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है एथनिक और रेशियल माइनॉरिटीज। अब देखिए माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया इधर, एक बार रीड कर लीजिएगा। और देखिए जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है ना वो क्या कहता है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी कहता है कि अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इज वन विच इज डोमिनेंट, विच इज नॉन डोमिनेंट। हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ कम्युनिटी दैट इज नॉन डोमिनेंट कम्युनिटी, मतलब पॉपुलेशन लेस देन 50%, that possess and wishes to preserve its stable religious and linguistic characteristics। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी, और वो डिफरेंट होती है किनसे, अदर कम्युनिटीज से। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है ना दे आर नॉट माइनॉरिटीज विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 31। ध्यान रखिएगा, they are not backward classes, they are not backward classes, are not minorities within the meaning of article 31। तो जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है कम्युनिटी का वो रिकॉग्नाइज किया जाता है बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल का। और सेंटर ने अभी तक जो रिकॉग्नाइज किया है माइनॉरिटी कम्युनिटीज उसमें आती है मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस और जैन्स। ठीक है, जैन्स जो है वो 2014 में इंक्लूड किए गए थे। ये देखिए 2014 में जैन्स को रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ 6th माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और देखिए थोड़ा और समझने वाली चीजें हैं इसमें, मैं आपको बताता हूं। जैसे जो हिंदूज है ना उसको रिकॉग्नाइज किया है माइनॉरिटी कम्युनिटी बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ पे, जैसे जम्मू कश्मीर था वहां पे, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। ठीक है,
और पंजाब में भी हिंदू जो है वो एज अ माइनॉरिटी है, तो वो माइनॉरिटी स्टेटस वहां पे एंजॉय करते हैं। जैसे सिख कम्युनिटी है ना, सिख कम्युनिटी जो है वो पंजाब में माइनॉरिटी स्टेटस नहीं एंजॉय करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही थोड़े से आर्टिकल में देखने वाली बात है, जो सिख्स हैं वो माइनॉरिटी स्टेटस पंजाब में नहीं एंजॉय करती, क्योंकि भैया वो वहां पे डोमिनेंट कम्युनिटी है उस स्टेट में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है वो स्टेब्लिश हुआ था 1993 में, और थोड़े से पॉइंट्स हैं आर्टिकल 30 में, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 4-5 पॉइंट हैं, इसको एक एक करके देखते हैं। चलिए देखिए, जो आर्टिकल 30 है, इसमें जो राइट्स है ना, जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, वो कुछ इस तरीके से है। देखिए पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, पहला पॉइंट है उसमें कहता है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो एंजॉय करते हैं फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हो कि जो स्टेट है, स्टेट कैन टेक ओवर सच अ प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस, but it is required to pay due compensation so that the minority educational institute is able to relocate and administer itself। ठीक है, कंपनसेशन पे करेगा स्टेट, अगर पब्लिक पर्पस के लिए चाहिए तो वो उसको रिलोकेट कर सकता है। फिर देखिए ये केस था, इसको ध्यान रखिएगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए इस केस की में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके पास राइट है टू रिजर्व अप टू नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स सीट्स इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम इट्स ओन कम्युनिटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है वो रिजर्व कर सकते हैं अप टू 50% फ्रॉम इट्स ओन कम्युनिटी। फिर देखिए जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 पढ़ाया था ना मैंने, अब देखिएगा पहले कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है क्या। अब देखिए उसमें क्या कहा, क्या पॉलिसी आई। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट डज नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 15(5) देखिएगा जाके, और फिर ये देखिएगा कि वो जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डज नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फिर देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट वाला, देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है दे आर नॉट ओब्लाइज्ड टू एडमिट एटलीस्ट 50% ऑफ देयर एनरोलमेंट इन फेवर ऑफ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये एक्ट भी इन पे लागू नहीं होता है, वो ऑब्लाइज नहीं है कि उनको 25% जो एनरोलमेंट है वो लेना पड़ेगा फेवर में डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया, और एक पांचवा पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ पॉइंट में, हाँ ये रहा फिफ्थ पॉइंट। देखिए टीएमए पाई वर्स एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 ये केस था। तो इस केस की जजमेंट क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अनएडेड ये है ना, जो अनएडेड ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है माइनॉरिटी, ये फ्री है कि वो फॉलो कर सकें अपनी खुद की एडमिशन पॉलिसी, पर ये जो एडमिशन पॉलिसी होगी ना ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और बेस्ड ऑन मेरिट होनी चाहिए। इट इज नॉट बाउंड बाय फी स्ट्रक्चर फिक्स्ड बाय स्टेट, और वो जो स्टेट फिक्स करेगा फी स्ट्रक्चर उससे भी बाउंड नहीं होंगी, और ये अपना खुद का फी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है। ठीक है, बट प्रोवाइडेड इट डज नॉट कलेक्ट कैपिटेशन चार्जेस। ठीक है, हाउएवर लेकिन अगर एडेड ये है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी, अगर एडेड है तो क्या होगा कि वो बाउंड होगा ऊपर, जो मैंने बताया था ना दो पॉलिसीज जो ऊपर गवर्नमेंट की बताई थी, वो उनसे बाउंड होगा। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ देखिए फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, और आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल पूछिए और डिस्कस करिए मेरे साथ। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं आर्टिकल 32 में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।